बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक है डिस्कोर्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कोर्स की डेफिनेशन करेंगे, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे और इसके अलावा हम इसकी फॉर्म्स और टाइप्स को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम डिस्कोर्स को देखते हैं कि डिस्कोर्स क्या है। हमारा जो मेन टॉपिक है इसके अंदर वो है डिस्कोर्स। व्हाट इज डिस्कोर्स? डिस्कोर्स जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, और ये कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकती है और स्पोकन भी हो सकती है। डिस्कोर्स इज द वर्बल और रिटन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एनी यूनिट ऑफ कनेक्टेड स्पीच और राइटिंग दैट इज लॉन्गर देन अ सेंटेंस एंड दैट हैज अ कोहेरेंट मीनिंग एंड क्लियर पर्पज इज रेफर टू डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या है? डिस्कोर्स ये वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक इंसान अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करता है। यानी कि कुछ चीज़ें हम कह रहे होते हैं और कुछ हमें उसके रिस्पॉन्स में आगे से मिल रही होती हैं। तो ये क्या होता है? ये एक डिस्कोर्स है। कनेक्टेड स्पीच या राइटिंग्स की कोई भी यूनिट क्या होता है? इकाई हम कह सकते हैं इसको, जो सेंटेंस से लंबी हो, जिसका एक कोहेरेंट मीनिंग हो और क्लियर पर्पज हो, उसको क्या कहते हैं? उसको एक डिस्कोर्स कहा जाता है। मजीद अगर हम देखें तो डिस्कोर्स की एक एग्जांपल है कि जब कभी आप किसी फ्रेंड के साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप क्या करते हैं? चैट कर रहे होते हैं। तो डिस्कोर्स उस वक्त भी हो सकती है जब कोई शख्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपनी ओपिनियंस, अपनी राय का इजहार कर रहा होता है। वो फॉर्मल और ऑर्डरली वे के अंदर करता है। ये वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। यानी कि ये क्या हो सकता है? ये आपका एक तरह से वो स्पोकन हो सकता है, ज़बानी भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। देखें, अब आप जब किसी से बात कर रहे होती हैं, आमने सामने बैठ के एक दूसरे से आप बात करते हैं, तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? आप उसको स्पोकन यानी आप डिस्कोर्स कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। आप उसके साथ मतलब अपने थॉट्स, ओपिनियंस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कुछ आप कह रहे होते हैं और कुछ आपको रिस्पॉन्स में मिल रहा होता है। तो इसी तरह से जैसे कि अगर रिटन की बात करें तो रिटन क्या है? रिटन के अंदर ऐसा होता है कि आप टेक्स्ट की सूरत में करते हैं। ठीक है, डिस्कोर्स करते हैं किस सूरत में? टेक्स्ट की सूरत में। डिस्कोर्स से मुराद सिंगल सेंटेंस से हटकर लैंग्वेज का यूज़ करना है। डिस्कोर्स एक इम्पोर्टेंट स्टडी है। किसके लिए? ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट स्टडी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ये लोगों को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने और अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करने और दूसरों के जो ओपिनियंस है ना और पर्सपेक्टिव को समझने और उनको इंटरप्रेट करने, यानी कि उसको तशरीह करने और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू रिलेशनशिप को बिल्ड करने की इजाज़त देता है या फिर हेल्प करता है। ठीक है, तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्कोर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। डिस्कोर्स के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए कंटेक्स्ट है ना, डिस्कोर्स का जो कंटेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि किस तरह का लैंग्वेज यूज़ करना होता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि किस तरह का लैंग्वेज यूज़ करना है। अब पावर डायनेमिक्स है, तो ये डिस्कोर्स में पावर डायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि कौन किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आइडियोलॉजी। डिस्कोर्स जो है आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है और ये डिसाइड करता है कि किस तरह का मैसेज कन्वे करना है। ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि किस टाइप का मैसेज कन्वे करना है। अब देखें आइडेंटिटी, डिस्कोर्स आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर सोशल रिलेशंस की बात करें तो डिस्कोर्स जो है वो सोशल रिलेशंस को बिल्ड करता है। यानी कि जब बातचीत होती है तो एक इंसान अपनी राय का इजहार कर रहा होता है, दूसरे के साथ अपने ओपिनियंस को शेयर करता है, अपनी आइडियाज़ को शेयर करता है, तो आगे से उसका रिस्पॉन्स में भी कुछ मिल रहा होता है। तो उससे क्या होता है? वो जो सोशल रिलेशनशिप है वो बिल्ड होती है। डिस्कोर्स की इम्पोर्टेंस सोशल थ्योरी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉन्टिनेंटल फिलोसफी और डिस्कोर्स एनालिसिस जैसे फील्ड्स इंक्लूड है।
डिस्कोर्स एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसके अंदर लोग एक दूसरे से आइडियाज़, थॉट्स और ओपिनियंस को शेयर करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। मतलब कि जब उनकी बातचीत होती है तो उनसे उनका जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर आप समझना चाहती हैं डिस्कोर्स को, तो यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला दे रखा है डिस्कोर्स का, तो इसको आप अच्छे से समझने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर डिस्कोर्स क्या है, फ्रेंड्स के साथ गपशप करना, ऑफिस में मीटिंग, सोशल मीडिया पर डिस्कशन करना, इसके अलावा लेक्चर या स्पीच भी हो सकता है, ये भी डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स एक फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, ये एक फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, अब जो फॉर्मल है, फॉर्मल के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, लेक्चर है, मीटिंग है एंड कॉन्फ्रेंसेज है। ठीक है, और जो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल के अंदर आते हैं चिट चैट है, मतलब कि चैटिंग जो है, सोशल मीडिया पर जो डिस्कशन है वो आती है इसके अंदर। इसमें लोग एक दूसरे से आइडियाज़ को शेयर करते हैं और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं और अपनी जो राय है ना उसका इजहार करते हैं और क्या करते हैं, और डिस्कशन करते हैं। और ये एक ऐसा टूल है जो लोगों के दरमियान कनेक्शन को बनाता है और लोगों को लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो अब हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री की जानिब। तो हम देखते हैं कि डिस्कोर्स की जो हिस्ट्री है वो क्या है। मिशेल फौकॉल्ट को डिस्कोर्स का फादर माना जाता है। उसको क्या कहा जाता है कि वो डिस्कोर्स के फादर हैं, उनको डिस्कोर्स का फादर कंसीडर किया जाता है। क्या नाम है उनका, मिशेल फौकॉल्ट। इसको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा ताकि आपके किसी भी एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो ये आप इजीली इसको कर सकें। मिशेल फौकॉल्ट जो 1926 टू 1984 के अंदर एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और थ्योरिस्ट भी थे। उन्होंने डिस्कोर्स के कंसेप्ट को डेवलप किया था और उसके अंदर न्यू डायमेंशंस को ऐड किया था। फौकॉल्ट ने डिस्कोर्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। उनका कहना है कि डिस्कोर्स एक तरह का कम्युनिकेशन है जो पावर और नॉलेज को शेप करता है। ये क्या करता है, ये पावर और नॉलेज को शेप करता है। उन्होंने डिस्कोर्स को वेरियस फील्ड्स के अंदर अप्लाई किया। उन्होंने इसको पावर डायनेमिक्स के अंदर, नॉलेज प्रोडक्शन के अंदर, सोशल कंट्रोल और आइडेंटिटी फॉर्मेशन की फील्ड के अंदर डिस्कोर्स को अप्लाई किया है। मिशेल फौकॉल्ट ने अपने मिशेल फौकॉल्ट के जो आइडियाज़ है ना, उन्होंने डिस्कोर्स के कंसेप्ट को ट्रांसफॉर्म किया है। क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया और इसमें न्यू पर्सपेक्टिव को ऐड किया। मिशेल फौकॉल्ट के कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। द आर्चियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये 1969 के अंदर है। द ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स, इसके अलावा डिसिप्लिन एंड पनिश डिस्कोर्स, मिशेल फौकॉल्ट ने डिस्कोर्स को इसलिए डेवलप किया क्योंकि उनको ये लगता था कि डिस्कोर्स एक पावरफुल और सोसाइटी में पावर और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए एक टूल है। ठीक है, एक पावरफुल टूल है। ठीक है, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, और नॉलेज को ये शेप करता है। फौकॉल्ट के डिस्कोर्स को डेवलप करने के लिए कुछ मेन रीजंस थे। एक तो ये रीज़न था कि पावर डायनेमिक्स को समझना, और उनको लगा कि ये जो पावर डायनेमिक्स है ना, ये डिस्कोर्स को शेप करता है और इसमें पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। दूसरा ये था उनका मकसद कि नॉलेज प्रोडक्शन को क्रिटिक करना। ठीक है, फौकॉल्ट ने देखा कि डिस्कोर्स जो है वो नॉलेज प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और उसके अंदर स्पेसिफिक आइडियाज़ और थ्योरीज को प्रमोट किया जाता है। और थर्ड पर आता है सोशल कंट्रोल को एक्सपोज करना। अब देखिए, फौकॉल्ट को ऐसा महसूस हुआ कि डिस्कोर्स जो है सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करता है। ये क्या करता है, सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करता है और इसमें लोगों को स्पेसिफिक रूल्स और बिहेवियर्स में फिट किया जाता है। और एक रीज़न ये भी थी कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना। और फौकॉल्ट ने इसके अंदर ये देखा कि डिस्कोर्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन को शेप करता है और इसमें लोगों की आइडेंटिटीज़ को
क्या करता है, कंट्रास्ट करता है। तो अब हम देखते हैं इसकी फॉर्म्स को। डिस्कोर्स की कुछ फॉर्म्स है, इनको हम देखते हैं इसके अंदर। वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। नंबर 1 पे आती है रिटन या फिर टेक्सचुअल डिस्कोर्स। सेकंड नंबर पे आती है स्पोकन या फिर ओरल डिस्कोर्स। और थर्ड पे आती है वन वे डिस्कोर्स एंड फोर्थ पे टू वे डिस्कोर्स। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो रिटन और टेक्सचुअल डिस्कोर्स है वो क्या है। रिटन डिस्कोर्स वो कम्युनिकेशन है जो लोगों के दरमियान टेक्स्ट के थ्रू होती है। जो किस तरह से होती है, टेक्स्ट के थ्रू होती है। अब देखिए, इसको रिटन डिस्कोर्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट के थ्रू होती है वो एक रिटन डिस्कोर्स हो सकती है। और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनके अंदर न्यूज़ आती है, इसके अंदर स्टोरीज आती हैं, इसके अंदर ब्लॉग पोस्ट होते हैं, एसेज होते हैं, नॉवल, टेक्स्ट बुक है, मोनोग्राफ है, रिसर्च मोनोग्राफ है, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल ईमेल्स हैं। तो अब हम देखते हैं ओरल डिस्कोर्स को। अब ओरल डिस्कोर्स क्या है, ये एक तरह की ओरल यानी कि ये ज़बानी कन्वर्सेशन है, ठीक है। ये इसको स्पोकन कह सकते हैं या फिर ओरल कह सकते हैं। ये ज़बानी कन्वर्सेशन या डिस्कशन होती है, ठीक है। ओरल डिस्कोर्स जो है उसको कुछ मेन कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो वो क्या है, एक तो लेक्चर्स हो सकती हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं, इंटरव्यूज़ हो सकती हैं, डिस्कशंस हो सकती हैं, प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, स्पीचेस हैं, इसके अलावा कन्वर्सेशन है, फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वन वे डिस्कोर्स को। अब वन वे डिस्कोर्स क्या होता है, वन वे डिस्कोर्स एक ऐसा डिस्कोर्स है जिसके अंदर आप खुद बात कर रहे होते हैं, आप खुद अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं, आप कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा होता। इसमें सिर्फ एक पर्सन ही है जो बात कर सकता है और दूसरा जो है वो उसको जस्ट सुन सकता है, ठीक है। उसका कोई रिस्पांस नहीं देता, उसको समझे कि एक तरह बराह रास्त बात करने वाली चीज़ नहीं होती इसके अंदर सिर्फ वो उसको सुन सकता है। अब देखिए, वन वे डिस्कोर्स एक तरह की कम्युनिकेशन है जिसके अंदर एक साइड पर क्या होता है, मैसेज दिया जाता है और दूसरी साइड वाला क्या करता है, मैसेज दिया जाता है या फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो दूसरी साइड वाला क्या करता है, सिर्फ इसको सुनता है या फिर इसको रिसीव करता है, लेकिन वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लेक्चर, ये स्पीच है। अब देखिए, लेक्चर जब दिया जाता है, आपको टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है क्लास के अंदर, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स खामोशी से उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है। वो उसके आगे बोल नहीं रहे होते बल्कि उसको सुन रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो स्पीच है, तो जब कोई स्टेज पे जाके कोई भी स्पीच कर रहा होता है तो उस स्पीच को हम लोग सुन रहे होते हैं, उसको ऑडियंस क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडियो ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं, टीवी न्यूज़ हो सकती है और एडवर्टाइजिंग हो सकती है, जिसमें कंपनी अपना मैसेज देती है। कंपनी क्या करती है, अपना मैसेज देती है और जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसको देखते हैं और सिर्फ सुनते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं टू वे डिस्कोर्स को। अब जो टू वे डिस्कोर्स है ये क्या है, ये एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसके अंदर दोनों साइड्स पर मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर दोनों साइड पर बात हो रही होती है। मतलब आप कुछ कह रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में भी आपको कुछ मिल रहा होता है, तो ये चीज़ होती है टू वे डिस्कोर्स। अब मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल ये कि कन्वर्सेशन, मीटिंग, इंटरव्यू, फ़ोन कॉल, ऑनलाइन चैटिंग जो है, ये इसकी मिसाल है कि मतलब आप, जाहिर है जब आप मोबाइल पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप भी बोल रहे होते हैं, आगे से वो आगे वाला बंदा भी आपसे बोल रहा होता है, वो भी आपसे बात कर रहा होता है ना। तो अब हम चलते हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स को हम डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। नंबर 1 पे आती है डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स एंड नरेटिव डिस्कोर्स, एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स, आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स को। डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स एम्स टू अपील टू द सेंसेस। अब जो डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स का एम है ना, उसका एम ये है कि ये सेंसेस को अपील करे। ये क्या करे, सेंसेस को अपील करे। इस टाइप के अंदर ये चीज़ आती है कि ये रीडर्स को
किसी भी चीज़ को या मंजर को, किसी भी कोई सीन है उसको देखने में हेल्प करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करती है, इमेजरी का यूज़ करती है। यानी कि उसके माइंड के अंदर कोई इमेज पैदा हो जाए, कोई ऐसी इमेज उसको नज़र आना शुरू हो जाए। मतलब कि जब हम, एक बात है कि आपको कोई स्टोरी सुनाई जाती है तो उस स्टोरी के अंदर आप जब उस स्टोरी को सुनते हैं तो आप उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की जाए, इमेजरी को यूज़ किया जाए, वहाँ पे आप लोगों को माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें एक रियल लगता है कि एक पिक्चर है, ठीक है, उस पिक्चर को हम देख रहे होते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। उस स्टोरी को समझने के लिए वो पिक्चर आपकी हेल्प कर रही होती है। मतलब वो पिक्चर कोई हकीकत में नहीं होती, लेकिन वो आपके माइंड के अंदर होती है। वो माइंड के अंदर उसका समझाने का तरीका ऐसा होता है कि वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाती है, आपके माइंड के अंदर वो नज़र आने लग जाता है आपको वो सारा कुछ। आपको ऐसा लगता है कि जैसे उस टाइम के ऊपर आप वहाँ पर मौजूद थे, जबकि ये स्टोरी है उस टाइम पे आप वहाँ पे मौजूद थे, आपको ऐसा महसूस होने लगता है। यानी कि बात यह है कि इसके अंदर रीडर्स को इस तरह से इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि रीडर्स एक इमेजिनेशन वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है, एक तख़य्युलाती दुनिया के अंदर चला जाता है। और जिस चीज़ को वो रीड कर रहा होता है ना, वो उस चीज़ को इमेजिन भी कर रहा होता है, यानी उसको तसव्वुर कर रहा होता है, उसको अपने तसव्वुर के अंदर देख रहा होता है। और ये चीज़ क्या करती है, ये रीडर को टेक्स्ट के अंदर गुम कर देती है। और ये चीज़ उसको समझने में हेल्प करती है क्योंकि इसमें राइटर एक ऐसा तरीका यूज़ कर रहा होता है जिससे रीडर ऐसी चीज़ें जिनके बारे में वो रीड कर रहा होता है या उसको सुन रहा होता है तो वो उसको महसूस करने लग जाता है, उसको फील करने लग जाता है कि जैसे वो उस प्लेस पर मौजूद था कि जब ये सारी चीज़ें जहाँ पर ये स्टोरी क्रिएट की गई थी। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं हम नरेटिव डिस्कोर्स को। तो नरेटिव डिस्कोर्स क्या है? नरेटिव डिस्कोर्स वो स्टोरी है जो स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। इट कैन बी फिक्शन और नॉन फिक्शन एंड ऑफन इंक्लूड स्टोरीज टोल्ड एज बायोग्राफीज, हिस्ट्रीज एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स। अब देखें, ये फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन हो सकता है। ये डिस्कोर्स ये फिक्शन भी हो सकता है और नॉन फिक्शन भी हो सकता है। और इसमें अक्सर बायोग्राफीज, हिस्ट्रीज और न्यूज़ रिपोर्ट्स के तौर पर बताई गई स्टोरीज इंक्लूड होती हैं। इस टाइप की जो डिस्कोर्स होती है, शायद इसके मीनिंग एक्सप्लेन ना करें, जिसे इसके थीम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि वाज़ेह तौर पर किसी किस्म की जो डिस्कोर्स की तरह, अब देखें, नरेशन में जो स्टोरी टेलर है वो स्टोरी को ऐसे तरीके से बयान करता है, ऐसे तरीके से एक्सप्लेनेशन करता है उसकी, कि इस टाइप के अंदर स्टोरी टेलर स्टोरी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, और ज़्यादा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उसको इतना अट्रैक्टिव बनाता है कि जो रीडर है वो उसको उसके अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है, और ज़्यादा दिलचस्पी लेता है उसके अंदर, कि रीडर इस स्टोरी को दिलचस्पी के साथ रीड करता है। अक्सर औकात एक स्टोरी का थीम इतना पर्टिकुलर नहीं होता, या उसका जो मौजू है, जो उसका टॉपिक है, जो उसका टाइटल है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता इम्पोर्टेंट, इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स को यूज़ कर दिया जाता है जिससे स्टोरी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से रीडर जो है वो उसको ज़्यादा शौक़ से पढ़ता है, उसको ज़्यादा पसंद करता है। तो अब हम चलते हैं एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स की जानिब। तो देखते हैं कि ये क्या है। ये एक किस्म की डिस्कोर्स है जिसका मकसद रीडर्स को आगाह करना है किस चीज़ से। इसका मकसद है साइंटिफिक रिपोर्ट्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज को कैसे गाइड करना है, और एकेडमिक कंसेप्ट की वजाहत किस तरह से करनी है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिसालों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द गोल इज़ नॉट टू, एक्सपोजिशन के साथ क्या होता है, द गोल इज़ नॉट टू परस्यूड द रीडर्स और इन्फ्लुएंस देम इन एनी वे। इसका मकसद रीडर को ना तो कायल करना होता है और ना ही इससे मुतासिर करना होता है, बल्कि ये सिर्फ उनको एजुकेट करने के लिए होता है, ये उनको सिर्फ तालीम देने के लिए होता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग या स्पीकिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आप एग्जाम्पल, डेफिनेशन, फैक्ट्स और
एक्सप्लेनेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि अगले बंदे को इस चीज़ का एहसास दिलाना, अगले बंदे को इस चीज़ के बारे में बताना, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी साइंटिफिक कंसेप्ट पर एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स कर रहे हों, तो आप उस कंसेप्ट की जो डेफिनेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस है, और इस सब चीज़ों को कैसे बताएंगे, उसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, उसको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स की जानिब और देखते हैं ये क्या है। ये एक्सपोजिशन के बरक्स आर्गुमेंटेटिव एक किस्म की डिस्कोर्स है, जिसका मकसद क्या है, जिसका मकसद है अपने रीडर को एक ख़ास मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक होने पर कायल करना। ख़ास तौर पर लोगों के थ्रू आर्गुमेंटेटिव एंड एग्रेसिव या फिर डिफेंसिव राइटिंग नहीं है। ठीक है, जो ये जाहिर करने के लिए लॉजिक का यूज़ करते हैं। ये क्या, किस चीज़ को यूज़ करता है? लॉजिक को, यानी कि एक मंतक को यूज़ करता है, और इस लॉजिक के थ्रू राइटर रीडर को अपने कंक्लूजन के लिए क्या करता है? गाइड कर लेता है। आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स वो होता है जिसके अंदर किसी टॉपिक पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड किया जाता है इसके अंदर। इसका मकसद ये होता है कि ये दूसरों को कन्विंस करे, परसुएड करना कि आपके ओपिनियंस जो हैं वो सही हैं। ठीक है, आपके ओपिनियंस जो हैं वो दुरुस्त हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगर हम बात कर लेते हैं कि उसके जो इफेक्ट्स हैं उन पर आप डिस्कोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप डिस्कोर्स करते हैं, उनके जो इफेक्ट्स हैं ना, उनके ऊपर आप बात कर रहे होते हैं, तो आप सोशल मीडिया के जो फ़ायदे हैं और नुकसान दोनों पर आर्गुमेंट दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा, आखिर में अपने नज़रिए को सपोर्ट करना होगा आपको। जो बात आपने कही है आपने उसको सही साबित करना है। ठीक है, और अपने ओपिनियंस को दुरुस्त करार देना है इसके अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।